हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड के आज अपना टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म के ऑर्गेनिक पार्ट में आप काफ़ी परिचित हो, लेकिन इनऑर्गेनिक में भी हम कुछ केस में आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। जैसे यहाँ अपन पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म। जैसा कि आप जानते हो आइसोमेर क्या होते हैं। वे कंपाउंड जो केमिकल फार्मूला सेम रखते हैं, लेकिन उनमें प्रेजेंट एटम्स का जो अरेंजमेंट है वो डिफरेंट होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम आइसोमर कहते हैं और इस फिनोमेनन को हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। तो आइसोमर जो भी है वो उनकी प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होगी, क्योंकि उनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। आइसोमेरिज्म बेसिकली दो प्रकार से पॉसिबल होती है, जिसको हम एक को कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियोकेमी। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम बॉन्डेड एटम की कनेक्टिविटी देखते हैं कि कौन सा एटम किस से कनेक्ट है। उसमें अलग अलग कंपाउंड में वो डिफरेंट होता है, तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर कहलाते हैं। और केमिकल फार्मूला भी सेम हो, बॉन्डिंग कनेक्टिविटी भी सेम हो, लेकिन 3D अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो वो स्टीरियो आइसोमर कहलाते हैं। तो आज अपना जो फोकस है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पर रहेगा। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होती है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर वे कंपाउंड होते हैं जो एटम टू एटम बॉन्डिंग सीक्वेंस है वो उनका डिफरेंट होता है। ये एक ही कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एटम्स का डिफरेंट कनेक्टिविटी के कारण हो सकते हैं, या डिफरेंट डोनर एटम सेम लिगेंड से आ जाए अलग अलग कॉम्प्लेक्स में, तो वो भी इस प्रकार के आइसोमर हो सकते हैं। कुल मिलाकर के ये मुख्य जो इसमें है वो 7 प्रकार की आइसोमेरिज्म ये शो करता है। पहली है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरी है हाइड्रेट जिसको हम सॉल्वेट आइसोमेरिज्म भी कहते हैं, तीसरी है लिंकेज आइसोमेरिज्म और चौथी है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगला है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म और छठी है लिगेंड आइसोमेरिज्म और सातवीं है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। एक एक करके हम डिटेल से इनके बारे में जानेंगे और एग्जांपल्स देखेंगे। पहला आता है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि द आइसोमर्स विच इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयनाइजेशन स्फीयर आर कॉल्ड आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो आयनाइजेशन आइसोमर्स क्या होंगे कि ऐसे आइसोमर जिनके अंदर कम से कम एक लिगेंड ऐसा प्रेजेंट हो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में एज ए लिगेंड भी काम कर सके और एज ए काउंटर आयन भी काम कर सके। जैसे एक नीचे एग्जांपल दिया गया है पेंटाइमीन क्लोरोकोबाल्ट 3rd सल्फेट का। यहाँ क्लोराइड आयन जो है वो आयनाइजेशन स्फीयर के अंदर है और सल्फेट बाहर है। इसका जो आइसोमर बनेगा तो क्या होगा, एक क्लोरो आयन सल्फेटों को रिप्लेस कर देंगे, यानी क्लोराइड आयन आयनाइजेशन स्फीयर का भाग बन जाएगा और सल्फेट आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर का। अब ऐसे कंपाउंड जो है साफ, जैसे कि नाम से ही पता है आयनाइजेशन आइसोमर इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब इनके सॉल्यूशन बनाए जाते हैं तो ये अलग अलग आयन्स देते हैं। जैसे पहला जो सल्फेटो जिसमें बार है वो सल्फेट आयन देगा और एक ही कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का जो आयन बनेगा ये दे देगा। दूसरा जो जिसमें क्लोराइड आयन बार है वो क्लोराइड रिन आयन देगा और डिफरेंट टाइप का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स आयन देगा। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे, जैसे पेंटाइमीन क्लोरोकोबाल्ट 3rd सल्फेट वाला जो एग्जांपल है उसकी रिएक्शन आप BaCl2 से करवाओगे तो ये बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। क्यों दे देगा, क्योंकि ये सल्फेट आयन देगा जो बेरियम के साथ रिएक्शन करके बेरियम सल्फेट का PPT बना देगा।
लेकिन इसकी रिएक्शन आप AgNO3 से कराओगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल हम देखें, पेंटाएमीन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड वाला जो एग्जांपल है, इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ कराओगे कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जैसे ही आप AgNO3 सॉल्यूशन के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट दे देगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन फ्री है। इसी तरह के अदर एग्जांपल भी हम ले सकते हैं जिसमें डिफरेंट आयन्स दे रहे हो। दूसरा आता है सॉल्वेट आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जब कोई सॉल्वेंट, ज़्यादातर केस में हम वाटरी सॉल्वेंट लेते हैं, जब कोई सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर दोनों में इंटरचेंज हो रहा होता है। एक कंपाउंड में उसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में संख्या अलग है, बाहर अलग है, दूसरे में अलग है, बाकी कोई चेंज है नहीं, तो ऐसे कंपाउंड्स को वो एक दूसरे के सॉल्वेट आइसोमेरिज्म कहलाते हैं। अगर सॉल्वेंट वाटर मॉलिक्यूल हो तो इसी चीज़ को हम हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कह देते हैं। जैसे एक एग्जांपल नीचे दिया गया है, क्रोमियम का हेक्सा एक्वा क्रोमियम थर्ड क्लोराइड। अगर इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बाहर चला जाए और एक क्लोराइड आयन एज ए लिगेंड के रूप में अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर का भाग बन जाए तो इसका दूसरा आइसोमर बन जाएगा। इसी तरह अगर दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर चले जाए, दो क्लोराइड आयन अंदर आ जाए तो इसका तीसरा ये बन जाए। तो ये तीनों ही एक दूसरे के हाइड्रेट आइसोमर है। अगला आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कुछ लिगेंड ऐसे होते हैं जो एक से अधिक डोनर एटम उसमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो किसी एक समय में केवल एक एटम से बॉन्डिंग शो करता है। जैसे थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड। सल्फर से जब HCN जो लिगेंड है वो किसी मेटल के साथ सल्फर से बॉन्डिंग करता है तो उसको थायोसाइनाइड कहते हैं, और जब वो नाइट्रोजन से बॉन्डिंग करता है तो वो आइसोथायोसाइनाइड हो जाता है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो नंबर ऑफ जो टोटल एटम्स हैं, टाइप ऑफ एटम्स सेम है, स्ट्रक्चरल यानी कनेक्टिविटी डिफरेंट है। बस ये एक लिगेंड ऐसा है जो एक कंपाउंड में सल्फर से जुड़ रहा है, दूसरे में नाइट्रोजन से जुड़ रहा है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन से कंपाउंड शो करेंगे? उनके अंदर एम्बिडेंटेड लिगेंड होगा, उभय धातुक लिगेंड प्रेजेंट होगा तो ही लिंकेज आइसोमेरिज्म शो होगी। ऐसा ही एग्जांपल आपको नाइट्राइटो का दिया हुआ है नीचे। अगला आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या है? कई बार हम क्या देखते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसमें कैटायन और एनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स आयन ही होते हैं। तो ऐसे केस के अंदर धनायन और ऋणायन में आपस में लिगेंड चेंज हो जाते हैं। जैसे देखो, कॉपर का टेट्राएमीन कॉपर और टेट्राक्लोरोप्लेटिनम इनका कॉम्प्लेक्स है। अगर ये अमोनिया लिगेंड प्लेटिनम के साथ चले जाए और क्लोरो लिगेंड कॉपर के साथ आ जाए, सारे आ जाएं चाहे कुछ आ जाए, एक ही बात है, तो इनसे जो दूसरा इसका आइसोमर बनेगा वो किस प्रकार का आइसोमर कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। अगला आता है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये कब शो होगी? कि जब कोई ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा, और ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब, ब्रिजिंग लिगेंड आते ही ब्रिज किसके बीच में होगा? कम से कम दो मेटल चाहिए, यानी वो पॉलीन्यूक्लियर टाइप का कंपाउंड होगा, पहली शर्त। दूसरा, उसमें ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट होगा। अब ये आइसोमेरिज्म कहाँ से शो होगी? ब्रिजिंग लिगेंड से शो नहीं होगी, ये तो इसके लिए अनिवार्य शर्त होगी। लेकिन आइसोमेरिज्म शो करने के लिए जिम्मेदार होंगे नॉन ब्रिजिंग लिगेंड, यानी जब जो मेटल है 2, 3 कितनी भी प्रेजेंट है, उसके अराउंड जो नॉन ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं उनकी संख्या में आपस में फेरबदल हो जाना। जैसे नीचे एग्जांपल दिया गया है कोबाल्ट वाला। जो दो कोबाल्ट हैं वो एक कोबाल्ट में एक तरफ 4 अमोनिया मॉलिक्यूल है, दूसरे कोबाल्ट एटम के साथ 2 अमोनिया 2 क्लोरो मॉलिक्यूल है।
अगर मैं ये कहूँ कि इधर से एक अमोनिया मोलिक्यूल इधर आ जाए, इधर से एक क्लोरो मोलिक्यूल इधर चला जाए, तो दोनों तरफ 3-3 अमोनिया मोलिक्यूल और एक क्लोरो मोलिक्यूल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के किस प्रकार के आइसोमर कहलाएंगे? कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अपने को ध्यान क्या रखना है, इनके नाम से काफ़ी कुछ समझ आ जाता है, बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि ये आइसोमेरिज्म किस प्रकार के कंपाउंड में शो होती है और उनके एग्जांपल्स। अगला आता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। अब देखो लिगेंड पहले लिंकेज अलग आइसोमेरिज्म थी, अब लिगेंड है। लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या चीज़ होती है कि कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर ऑर्गेनिक लिगेंड प्रेजेंट है, और वो ऑर्गेनिक लिगेंड ऐसे हैं जो खुद ही आइसोमेरिज्म शो करते हैं। और ऐसे आइसोमर, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल नीचे दिया गया है, 1,2-डाइएमिनोप्रोपेन और 1,3-डाइएमिनोप्रोपेन एक दूसरे के आइसोमर हैं और दोनों ही एज ए लिगेंड काम करते हैं। अगर किसी एक कॉम्प्लेक्स में 1,2-डाइएमिनोप्रोपेन है जिसको हम PN से लिखते हैं, और एक में 1,3-डाइएमिनोप्रोपेन है जिसको हम शॉर्ट में TN से लिखते हैं। एक कॉम्प्लेक्स में 1,2-डाइएमिनोप्रोपेन प्रेजेंट है और दूसरे में 1,3-डाइएमिनोप्रोपेन प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे के लिगेंड आइसोमर कहलाएंगे, क्योंकि इनके अंदर जो लिगेंड डिफरेंट है वो खुद एक दूसरे के क्या है? आइसोमर है। अगला आता है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। वैसे ये कोई आइसोमेरिज्म है ही नहीं, लेकिन फिर भी इसके बारे में क्या हम जानते हैं कि ये आइसोमेरिज्म ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में पाई जाती है जिनके अंदर हमें ये प्रतीत होता है कि ये कॉम्प्लेक्स आयन किसी सिंपल कॉम्प्लेक्स आयन का पॉलीमर टाइप का हो सकता है या एक दूसरे में ऐसा रिलेशन हो सकता है। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स आयन को हम पॉलीमराइजेशन आइसोमर कहते हैं। जैसे कुछ कोबाल्ट, अमोनिया और नाइट्रो लिगेंड से बने कुछ कॉम्प्लेक्स नीचे दिखाए गए हैं। उनके अंदर अगर आप नंबर ऑफ कोबाल्ट 3+ आयन की संख्या देखोगे तो पहले के अंदर 1 है, दूसरे के अंदर 2 कोबाल्ट आयन है, तीसरे के अंदर भी 2 है, और चौथे के अंदर देखोगे तो 3 और 2 5 है। अब इधर आप देखोगे नंबर ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल, तो पहले में 3, फिर 6, फिर 15, और इतनी ही संख्या में नाइट्रो मोलिक्यूल है। लेकिन इनका रेशियो देखो, सभी में कोबाल्ट, अमोनिया और नाइट्रो जो लिगेंड है उनका रेशियो 1:3:3 का है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले से दूसरा, दूसरे से तीसरा और तीसरे से चौथा जो बना है, ये लग रहा है कि ये आगे से आगे पॉलीमराइजेशन होता जा रहा है। यानी इस आइसोमेरिज्म में अपने को क्या ध्यान रखना है कि इनका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है वो सेम होता है, यानी मूलानुपाती सूत्र सेम होता है। या मैं कहूँ कि जो मेटल एटम है, लिगेंड्स हैं, उनका रेशियो है वो फिक्स रहता हो, और संख्या, वास्तविक संख्या तो डिफरेंट होती है, लेकिन इनका रेशियो क्या रहता है? फिक्स रहता है, सेम रहता है। तो ऐसे आइसोमर को हम कहते हैं पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अगले वीडियो में अपने बात करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल दोनों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।